नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया आपसे छुपाता है, आपको दिखाने का प्रयास नहीं करता। क्योंकि मीडिया यदि आप दिखाएगा तो आपके मन में सवाल उठेंगे और मीडिया चाहता ही नहीं कि आप अपनी कोई समस्या के लिए सवाल उठाएं। तो इसलिए बढ़ते हैं उन खबरों की ओर जो मीडिया पर न तो चर्चा होती न ही उनकी कोई कवरेज होती है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हां, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने लगातार दूसरे दिन भाजपा और आरएसएस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा लगातार कांग्रेस के आजादी की लड़ाई में योगदान कम करने का प्रयास किया जा रहा है और करता है। शहीद भगत सिंह को लेकर बीजेपी और आरएसएस ने बहुत दुष्प्रचार किया। अब बीजेपी और आरएसएस को इस सवाल का अवश्य जवाब देना चाहिए कि उन्होंने भगत सिंह के लिए क्या क्या किया। वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक पीयूष बवेले ने सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस के एक अध्यक्ष महात्मा गांधी सरदार भगत सिंह की फांसी माफ कराने के लिए वायसराय से मिले। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष पंडित नेहरू शहीद आजम से मिलने जेल गए। कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह के समर्थन में सभाएं की। कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष सरदार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस अधिवेशन में भगत सिंह के समर्थन में प्रस्ताव पास किया। वहीं आरएसएस, भाजपा और हिंदू महासभा वाले बताए कि सावरकर, हेडगेवार, गोलवलकर और मुखर्जी ने सरदार भगत सिंह के समर्थन में एक भी शब्द क्यों नहीं बोला? क्या आपको इनके बारे में पता है या नहीं है? आप अवश्य कमेंट करके बताएं। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की जन संघर्ष यात्रा प्रदेश दौरे पर है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा राजधानी जयपुर से इसका आगाज किया था। प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने शिक्षक कर्मचारियों के तबादलों में राजनीतिक डिजायर सिस्टम समाप्त कर सभी विभागों में पारदर्शी एवं स्पष्ट ट्रांसफर पॉलिसी लागू किए जाने, 7 सालों से बंद तृतीय श्रेणी शिक्षकों के भी जल्द तबादले शुरू कराने के साथ पदोन्नति पद की विसंगति दूर कर प्रत्येक कार्मिक को सेवा काल में 5 पदोन्नतियों के अवसर मिले। इसके लिए 7, 14, 21, 28 एवं 32 वर्षीय सेवा पर पदोन्नति पद का वेतनमान दिलाने, सभी संविदा कर्मियों को नियमित कराने सहित महासंघ के 11 सूत्री मांग पत्र को लागू करने की मांग की है। राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार आज शाम को थम जाएगा। इस सीट पर 11 नवंबर को मतदान है, जबकि 14 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। चुनावी तारीख नजदीक आने के साथ ही अंता में राजनीतिक तापमान भी बढ़ने लगा है। कारण अंता उपचुनाव से कई सियासी दिग्गजों की साख भी जुड़ गई है। ऐसे में इन दिग्गजों ने चुनाव प्रचार के आखिरी समय में अपना पूरा जोर लगा दिया है। 2008 के विधानसभा चुनाव के वक्त अस्तित्व में आई अंता सीट कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया का क्षेत्र है। तब से हुए 4 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाया पर ही अपना भरोसा जताया। इन चुनाव में 2 बार भाया को जीत मिली। वहीं भाजपा इस सीट पर अपने चेहरे लगातार बदलती रही है। सबसे पहले रघुवीर सिंह कौशल, फिर प्रभुलाल सैनी और कंवरलाल मीणा। इस चुनाव में भाजपा ने मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है। इस लिहाज से ये चुनाव भाया के लिए एक बार फिर से अंता की सीट पर अपनी साख दिखाने का अवसर है। भाया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पसंद और उनके करीबी माने जाते हैं। वहीं चुनाव में स्थानीय सांसद दुष्यंत सिंह के नेतृत्व में चुनाव संचालन समिति बनाकर पूरी रणनीति से काम कर रही है। लेकिन इन सब के बावजूद अंत में भाजपा की उम्मीदों का सबसे बड़ा सहारा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे है। वहीं बताया भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे भाजपा में कितना अब असर करेगी या कितना असर डालती है, यह भी वसुंधरा राजे की एक तरह से साख की परीक्षा है। अब देखना यह है कि हालांकि वसुंधरा राजे कभी कभी नाराज भी दिखाई देती है, यह भी मीडिया पर खबरें आती रहती है। वहीं इस उपचुनाव में तीसरा पक्ष एक नए जोश पर सवार होकर माहौल को गर्म किए है। वह निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा खुद तो अपने जोशीले, जो विवादित भी अंदाज के लिए मशहूर है, तो उनके समर्थन में प्रदेश के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा और रालोपा सांसद हनुमान बेनीवाल भी अंता के चुनाव में नजर आ रहे हैं। ऐसे में सर्दी में भी गर्मी का एहसास दिलाने वाले इस तीसरे चुनावी मोर्चे को देखना भी दिलचस्प होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सत्र 2026-27 से बोर्ड की परीक्षाएं 2 बार आयोजित की जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2 बोर्ड परीक्षाओं का पैटर्न बोर्ड ने तय किया है। नए पैटर्न से वर्ष में
2 बार बोर्ड परीक्षा 2027 से होगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में शनिवार को यह जानकारी दी। इस निर्णय से करीब 20 लाख बच्चों को राहत मिलेगी। दिलावर ने बताया कि सभी विद्यार्थियों के लिए प्रथम बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। इसके बाद वह उत्तीर्ण, पूरक, अनुत्तीर्ण व अनुपस्थित विद्यार्थियों के लिए तय नियमों के आधार पर द्वितीय अवसर की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। पहली परीक्षा फरवरी-मार्च में होगी। परिणाम के दूसरी परीक्षा मई-जून में होगी। वहीं सीबीएसई 2026 की बोर्ड परीक्षा से 10वीं की परीक्षा 2 बार होगी। 2026 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से होगी। यह पहली बार है जब 10वीं बोर्ड परीक्षा एक सत्र में 2 बार होगी। पहली परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक होने की संभावना है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शहर के झालाना जंगल से लगते आबादी क्षेत्र में लेपर्ड का मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार देर रात दुर्गापुरा इलाके में लेपर्ड देखा गया। 8 महीने में तीसरी बार जेएलएन मार्ग से टोंक रोड इलाके और जगतपुरा आबादी क्षेत्र में लेपर्ड का मूवमेंट हुआ है। रात 2 बजे दुर्गापुरा स्थित पॉश कॉलोनी लाल बहादुर नगर में लेपर्ड के गुर्राने की आवाज सुनी गई। राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने 8 फर्जी डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। उन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाकर रजिस्ट्रेशन करवाया था। जांच के बाद पुराने रजिस्ट्रेशन की भी जांच की गई, जिस इनका रजिस्ट्रेशन फर्जी पकड़ में आया था। एसआईआर के तहत राजस्थान में 1/4 से अधिक वोटरों की आबादी यानी 1.56 करोड़ घरों में एसआईआर के फॉर्म पहुंच चुके हैं। उधर आयोग के अनुसार इस काम में राजस्थान देश में तीसरे नंबर पर है। राजस्थान में सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है। सुबह शाम सर्दी बढ़ने के बाद दिन में भी पारा लुढ़कने लगा है। उत्तरी सर्द हवाएं चलने के बाद बीती रात 13 शहरों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। वहीं बीते 24 घंटों में ज्यादातर शहरों में 1 से 2 डिग्री तक तापमान में गिरावट होने के बाद दिन में ठिठुरन बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 हफ्ते मौसम शुष्क रहने के साथ ही उत्तरी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट और होने की संभावना है। बीती रात सीकर में 7 डिग्री, फतेहपुर में 7.4 डिग्री सहित कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। हम कितने आजाद हो गए हैं कि हम किसी को भी अगर कोई दुकान खोल ले तो हमारे जचती है कि हम दुकान नहीं खोलने देंगे, तो हम उसकी दुकान बंद करवा सकते हैं। और यदि हमको लगता है कि कोई आदमी झगड़ा कर रहा है तो हम उसको कार से भी कुचल सकते हैं, क्योंकि देश आज़ाद है। और आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक जो कि नैतिकता से कितने मरे हुए हैं, नैतिकता से कितने खत्म हो चुके हैं, इसकी एक मिसाल देखिए। रैनवाल जोबनेर बाईपास तिराहे पर एक रेस्टोरेंट के सामने शुक्रवार देर रात शराब के नशे में 2 गुटों में गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद के बाद मारपीट हो गई। कार में बैठकर शराब पी रहे 4 बदमाशों ने प्रॉपर्टी कारोबारी की कार से कई बार कुचला और फरार हो गए। गंभीर घायल श्रवण को साथी हाथोज के एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के पहले ही उसने दम तोड़ दिया। जी हां, जोबनेर में प्रॉपर्टी कारोबारी की कार से रौंद कर हत्या। या तो हम सड़क पर 100 की रफ्तार से वैसे हत्या कर देते हैं, अगर नहीं होता तो हम कोई न कोई रोज प्रतिदिन किसी न किसी की इन लोगों को हत्या करनी है। इसलिए आज उन्होंने कार से रौंद कर हत्या कर दी। कितने आजाद, जबकि मृतक श्रवण बोदलिया की 7 महीने पहले ही विवाह हुआ था। अब देखना यह है कि इन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करके कितनी जल्दी इन पर आरोप तय होने चाहिए और कितनी जल्दी इनको सजा मिलती है। और इनकी परेड भी निकाली जानी चाहिए ताकि हर आदमी 100 बार सोचे कि हमने कितनी तेज स्पीड से गाड़ी चलाई। वहीं चूरू की एक खबर थी, दर्दनाक हादसा था। 5 घंटे में ही किसी नवजात को गला घोंटकर मार दिया गया था। अब उसका खुलासा हुआ, मां ने ही दबाया था नवजात का गला। जिला मुख्यालय के राजकीय डीबी अस्पताल में गुरुवार रात जन्मे नवजात की उसकी मां ने ही 2 घंटे बाद गला दबाकर हत्या की थी। गला दबाने से नवजात का दम घुट गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसका खुलासा हुआ। मां गुड्डी देवी निवासी अजीतसर ने किसी को बच्चे के चिल्लाने की आवाज न आए इसलिए मुंह दबा बच्चे का गला घोटा था। डिलीवरी के बाद गुड्डी ने कहा था कि हमारे 4 बच्चे हैं। पति ताराचंद को 10 साल पहले पैरालिसिस हो गया था। कोई कमाने वाला नहीं, बच्चों को कैसे पालते। जैसलमेर के भादरिया गांव के पास शनिवार को अचानक तेज धमाके के साथ मिसाइल आकर गिरी। गनीमत रही कि मिसाइल गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर गिरी, जिससे कोई जनहानि
नहीं हुई। बताया जा रहा है कि फील्ड फायरिंग रेंज में एयरफोर्स अभ्यास कर रही है। टारगेट से मिस होकर मिसाइल फील्ड फायरिंग रेंज से सटे भादरिया गांव के पास आकर गिरी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। 2 साल 4 महीने पहले सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार देशराज यादव पर 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा। उस समय एसीबी ने सत्यापन कर यह माना था कि रिश्वत मांगी गई और उसी आधार पर मामला दर्ज कर देशराज व कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर अरुण प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया था। अब 2 साल की जांच के बाद एसीबी खुद कह रही है देशराज यादव के खिलाफ रिश्वत मांगने का कोई सबूत नहीं मिला। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या एसीबी का सत्यापन गलत था या जांच में कहीं कोई खेल खेला गया। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि जब आप मीडिया पर बड़ी बड़ी खबरें देखते हैं कि हमने भ्रष्टाचारियों को पकड़ा, रिश्वत लेते हुए पकड़ा, क्या उसकी खबर जब वह बहाल हो जाते हैं या एसीबी से कोई इस तरह से छूट जाता है या न्यायालय से छूट जाता है बिना सबूतों के कि वह रिश्वत मांगा ही नहीं गया, कितने लोगों को सजा मिली और किस तरह से इन लोगों के साथ जांच की गई, यह भी सवालों के घेरे में है। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा घोषित अध्यापक भर्ती 2025 को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस बार सामान्य शिक्षा में लेवल 2 और विशेष शिक्षा में एक भी पद पर भर्ती नहीं निकाली गई, जबकि लेवल 2 में करीब 10,000 खाली पड़े हैं। इससे प्रदेश के 10 लाख से अधिक बीएड डिग्रीधारी बेरोजगारों को भारी निराशा हुई। इस भर्ती में कुल 7,759 पद निकाले गए, जो पिछले साल की 48,000 पदों की भर्ती के मुकाबले लगभग 84% कम है। लेकिन आपको बड़ी खबर दिखाई गई मीडिया पर। बेरोजगारी अभ्यर्थियों का कहना है कि 20 साल में सबसे कम पदों पर भर्ती निकाली गई है। बेरोजगार संगठनों ने सरकार और शिक्षा विभाग पर युवाओं से धोखा करने का आरोप लगाया। बेरोजगार नेता रविंद्र चौधरी ने कहा कि इतने कम पद पर ऊंट के मुंह में जीरा है। शिक्षा विभाग ने योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया है। प्रदेश के कई जिलों में अभ्यर्थी अब आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार 48,000 पदों की भर्ती हुई थी और इस बार 7,759 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जो पिछले साल से 84% से भी कम है। कमिश्नरेट क्षेत्र जयपुर में बगरू से दौलतपुरा तक हाईवे पर सोमवार से लेन सिस्टम लागू किया जा रहा है। शनिवार को हुई बैठक में स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पहले चरण में लोगों से समझाइश की जाएगी। शुक्रवार से लेन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में तय हुआ कि समझाइश के दौरान पुलिस, जेडीए, नगर निगम, परिवहन विभाग और एनएचआई के साथ मिलकर खामियों को दूर करने और अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाएगी। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत राजस्थान में 4 नवंबर से आमजन को यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। 15 दिवसीय अभियान 18 नवंबर तक चलेगा। डीजीपी राजीव शर्मा ने बताया कि पहले 4 दिनों में पुलिस ने 1,33,988 लोगों को यातायात नियमों और सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक किया। युवाओं को कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार में आईटी कंपनी होटलों में मोटी सैलरी पर नौकरी दिलवाने का सपना दिखाकर बुलाया। इसके बाद म्यांमार में साइबर ठगी गैंग ने एक बिल्डिंग में साइबर गुलाम बना लिया था। गैंग ने युवकों के पासपोर्ट व आईडी छीन लिए थे। बुधवार को इंटरपोल और म्यांमार सेना की मदद से राजस्थान के 23 बंधक युवकों को छुड़ाया गया। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत शनिवार को सीएमएचओ जयपुर सेकंड के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने फागी रोड स्थित हरसूलिया में रतन इंडस्ट्रियल एरिया में स्वीबिक फूड प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया, जहां बेकरी में काम में लिया जाने वाला अवधि पार कच्चा माल मिला। आपको मीडिया पर इसकी कहीं कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी, किसी पर भी इसकी बड़ी चर्चा या कवरेज देखने को नहीं मिलेगी। बेकरी प्रोडक्ट में उपयोग में लिए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स की जांच के दौरान अवधि पार होने की भी पुष्टि हुई है। आपके घर में क्या आ रहा है, कितना सही आ रहा है, कितना नकली आ रहा है, लेकिन आप मीडिया पर देखते रहिए, क्योंकि वह दूसरे एजेंडे पर काम करते हैं। वह बताते हैं कि आपको किस तरह से असुरक्षित है और किस तरह से असुरक्षित रहना है। अवधि पार खाद्य पदार्थों में डार्क चॉकलेट, चीज क्रीम, बटर केक, हनी, वनीला पाउडर, कैरामल फ्लेवर, चीनी फ्लेक्स, अजवाइन, टीन पाउडर, मल्टीग्रेन आटा, इलायची फूड कलर और कुकीज मिले। इसके बाद मौके पर 650 किलो को नष्ट करवाया गया। सीएमएचओ जयपुर सेकंड डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि फर्म को नोटिस दिया है। फर्म मालिक से पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड, खाद्य निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली पानी की जाँच रिपोर्ट, फूड हैंडलर्स के मेडिकल एवं उनके
संबंधी दस्तावेज मांगने पर उपलब्ध नहीं कराए। टीम में रमेश चंद यादव, अवधेश गुप्ता एवं नंद किशोर कुमावत उपस्थित थे। यदि आपने एजुकेशन लोन लिया है और उस पर सब्सिडी नहीं दी है तो बैंक पर 32,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जी हां, जिला उपभोक्ता जयपुर द्वितीय ने ग्राहक को एजुकेशन लोन पर सब्सिडी नहीं देने को सेवा दोष व अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानते हुए बैंक ऑफ इंडिया वैशाली नगर ब्रांच पर 32,000 रुपए का हर्जाना लगाया है। यानी आप शिकायत करेंगे तो आपकी शिकायत अवश्य दूर होगी। आप किसी को यदि कोर्ट में भी लेकर जाएंगे तो वहां पर भी आपको न्याय मिलने की संभावना है। निकायों और पंचायत चुनाव में तो अभी तक 2 से अधिक संतान वालों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन राजस्थान सरकार ने अंदर खाने 3 बच्चों वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति और अन्य परिलाभ का अवसर देना शुरू कर दिया है। 2002 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 3 बच्चों वाले अधिकारी को पदोन्नति दी गई है। 3 संतान वाले एक तहसीलदार को 24 घंटे पहले ही पदोन्नत कर आरएएस बनाया गया। बाकायदा कार्मिक विभाग ने उनको प्रमोशन की सूची जारी की है। प्रदेश के 42 तहसीलदार को एक साथ आरएएस बनाया है। 3 दिवसीय राजस्थान के बूंदी महोत्सव का शनिवार को लोक संस्कृति के रंगों और परंपरागत उल्लास के साथ शुभारंभ हुआ। लोक कलाकारों ने कच्छी घोड़ी नृत्य प्रस्तुत कर समा बांध दिया। परंपरागत लोकवाद्यों की धुनों ने पूरे शहर को उत्सवमय बना दिया। महोत्सव में बड़ी संख्या में शामिल देशी विदेशी सैलानी भी आनंदित रहे। गढ़ पैलेस में आयोजित उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ध्वजारोहण कर महोत्सव को शुभारंभ किया। पहले दिन का मुख्य आकर्षण शोभा यात्रा रही। शाही लवाज में पारंपरिक वेशभूषा में सजे लोक कलाकार, सजे हुए ऊंट घोड़े और तिरंगा थामे विद्यार्थियों ने शहर को लोक संस्कृति और राष्ट्रीय भावना के रंगों में रंग दिया। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।